जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी के समक्ष महिलांचल का अगला पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। जैसे कि प्रीवियस की क्लास में हमने देखा था कि किस प्रकार संतालीन टोलों से इन लोगों का लड़ाई झगड़ा हो गया और काफ़ी लोग उसमें फंसने वाले हैं। और आपने देखा कि जो बीज बचाव करने के लिए उस टोली के यानी कमली के पिताजी जो है, अब नाम नहीं याद रहा, कमली के पिता जो है, तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि सभी लोगों को, क्योंकि एक समय वो परबंगा के तहसीलदार रहे हैं, तो उस तरीके से सबको लाग लपेट में लेके आ गए हैं। बाकी कुछ लोग ये हैं डरे हुए हैं कि कौन किसका नाम ले दे, क्योंकि कुल मिला के एक ही दो लोगों पे नाम टिका हुआ है। जैसे आपने प्रीवियस क्लास में देखा कि जोतकी जी जो थे, उनके पेट में, जोतकी जी जो ब्राह्मण तोला के थे, उनके पेट में समा गया था डर कि कालीचरण और बालदेव इन्हीं के हाथ में कुल ले दे के है, अगर जिसका इन लोगों ने नाम ले लिया भैया उसका काम हो जाएगा तमाम। तो ये सारे डर थे। लक्ष्मीदासिन के बारे में हो तो लक्ष्मीदासिन आज मन के सभी द्वार खोल देगी। ये लक्ष्य द्वार बालदेव जी, क्योंकि बालदेव जी से वो प्रेम भी करती थी। रामदास फिर बोरा गया। रामदास कौन है? जहाँ जिसके यहाँ लक्ष्मीदासिन रह रही है। कल भंडारी से कह रहा था कि लक्ष्मी से कहो एक दासी रखने की आज्ञा दे। अच्छा, रामदास को लग रहा था कि एक तो मेरी बात मानते नहीं है, ऊपर से मैं ये ब्रह्मचारी वाला पालन नहीं कर पाऊंगा, तो उसके मन में था कि किसी भी तरीके से लक्ष्मी मुझे आज्ञा दे कि मैं एक दासिन ला के रख सकूँ। ये तो मुझसे होने वाली नहीं है ना, मेरे उसमें प्रेम में फंसने वाली नहीं है। तो उसने कहा कि तुम बोलो किसी तरीके से वो आज्ञा दे। बालदेव जी क्या जवाब दे? दासी रखना धर्म के खिलाफ है। अब ये तो थे एक नंबर के स्वराजी, और आप ये पक्के वाले ब्रह्मचारी किस्म के व्यक्ति थे, तो इनसे वो कह रहा है, तो उनके मन में कि यार दासी रखना तो धर्म के खिलाफ है। ये उनको नहीं मालूम, 2-3 महीने ही हुए उन्होंने कंठी ले ली है। अभी ये भी है कि बालदेव जी को भी पकड़ के लेके आई थी और उनको भी कंठी लेवा दी है। मठ के नियम धर्म नेम टेम के बारे में भी क्या कह सकते हैं, लेकिन महन सेवादास ने भी तो। लक्ष्मी कहती है आप उसे समझाइए बालदेव जी, मतलब कि कहती है कि रामदास को ज़रा समझाओ बालदेव जी ये करने क्या वाला है। तो रामदास को समझाने की कहती है कि बालदेव जी इसको रामदास को समझाइए, ये कह रहा है दासिन लेके आएगा। आजकल तत्मा टोली में आना जाना शुरू कर दिया इसने। भगवान भगत ना कल हिसाब किया राम पियरिया के माँ को। अब यहाँ पे एक नाम सुनने को मिलेगा, राम पियरिया। राम पियरिया जिस टोली की फुलिया है, फुलिया तत्मा टोली की है, उसी को फॉलो अप करने वाली है राम पियरिया। और आजकल उसी टोले में राम पीड़िया के चक्कर में ये रामदास जी आ जा रहे हैं। कहाँ पे? तत्मा टोली। एक तरीके से यहाँ पे बोला जाएगा वो निम्नतम टोली में माना जाता था। भगवान भगत ने कल हिसाब किया राम पीड़िया की माँ को 4 सेर चावल दिलवा दिया है। रामदास ने, मैंने पूछा तो बोला मटका पुराना नौकरन है, भूख से मरेंगे वे लोग। जब दिन भर बैठकर सिर्फ बीजक बचाने वाला दूध मलाई खाते तो लक्ष्मी कहते कहते रुक जाती है। बालदेव जी आजकल कुछ मतिशून्य हो गए हैं, सीधी बात भी समझ में नहीं आती, कुछ नहीं समझते, कितने सीधे साधे हैं। आपका मठ पर रहना उसको पसंद नहीं। लक्ष्मी बालदेव की ओर देखती है। तो हम चले जाते, यदि हमारे रहने से मठ का नियम भंग होता है तो हम चले जाते। अब बालदेव जी इतने सीधे साधे कि लक्ष्मी और गुस्सा आएगी कि यार हम क्या कह रहे हैं, ये क्या समझ रहे हैं। तो उसने कहा कहाँ जाइएगा? तो बोले चंदन पट्टी चला जाऊँगा। लक्ष्मी कलीजा धड़क उठा कि अरे यार झूठे ही इनसे कह दिए। इधर कई दिनों से बालदेव जी बहुत उदास रहते थे, खाना पीना भी बहुत कम हो गया था, कहीं घूमने फिरने में भी नहीं जाते थे, आसन पर पड़े बीजक पढ़ते रहते थे। तहसीलदार साहब कह गए कि बालदेव जी की गवाही पर ही मुकदमे की सारी बात टिकी है। बालदेव जी सुनकर बोले गवाही के लिए हम कटघरे में नहीं जा सकते। महात्मा जी कहते कि झगड़े ही ना जाऊ कचहरिया, बेमनवा के ठाट जा। आज मठ सुना है, आज ही लक्ष्मी सब कुछ कह देगी बालदेव जी से। आप चंदन पट्टी चले जाइएगा और मैं क्या करूँगी? आप? तो उन्होंने कहा कि आप। लक्ष्मी बालदेव जी की आंखों में आंखें डालकर देखती। लक्ष्मी जब जब इस तरह देखती बालदेव जी न जाने कहाँ खो जाते। एक मनोहर सुगंध हवा में फैल जाती है, पवित्रा सुगंध। बीजक से जैसी सुगंध निकलती, हाँ मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा क्या होगा, महंत की दासी बनकर ही मैं मठ पर रह सकती हूँ। लक्ष्मी आंखें भर आती है। नहीं लक्ष्मी, तुम रामदास की दासी नहीं, मैं, तुम, आप। बालदेव जी। लक्ष्मी पागल की तरह बालदेव जी से लिपट जाती है। रक्षा करो बालदेव जी, तुम कह दो एक बार, तुम्हें रामदास की दासी नहीं बनने दूंगा। तुम बोलो चंदन पट्टी नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़कर मत जाओ बालदेव। लक्ष्मी बालदेव जी लक्ष्मी को संभालते हुए कहते कोई देख लेगा लक्ष्मी। लक्ष्मी बालदेव जी के गले से हाथ छुड़ाकर अलग बैठ जाती है, सिर नीचा करके सिसकने लगती है। बालदेव जी की सारी देह झन्न कर जाती है। कनपट्टी के पास लगता है तपाए हुए नमक की पोटली। एक बार आश्रम में उसके कान में दर्द हुआ था तो वो याद करता है, गांगुली जी ने नमक की पोटली से सिकाई की थी। कलेजा धड़क रहा था। लक्ष्मी की बाँह
ठीक बालदेव के नाक से सट गई थी। लक्ष्मी के रोम रोम से पवित्र सुगंध निकल रही थी, चंदन की तरह मनोहर शीतल। बालदेव का मन इस सुगंध में हिल गया। वो लक्ष्मी को छोड़कर चंदन पट्टी में कैसे रह सकेगा। रूपमती माया जी लक्ष्मी, महात्मा जी के पंथ को मत छोड़िए बालदेव जी। उसने कहा कि महात्मा जी के पंथ को मत छोड़िए। महात्मा जी अवतारी पुरुष हैं, आजकल उदास क्यों रहते हैं। महात्मा जी पर भरोसा रखिए। जिस नयन से महात्मा जी का दर्शन किया ना, उसमें पाप को मत फैलने दीजिए। जिस कान से महात्मा जी के उपदेश को सरबत किया है, उस माया की मीठी बोली को मत जाने दीजिए। महात्मा जी सदगुरु के भगत हैं। लक्ष्मी आंखें मूंद कर ध्यान की आसनी पर बैठ गई। सफ़ेद मलमल की साड़ी पर बिखरे हुए लंबे लंबे काले बाल और गोरा मुखमंडल। ध्यान आसन पर इस तरह बैठकर उपदेश देने वाली ये लक्ष्मी कोई और है। बालदेव जी के हाथ स्वयं ही जुड़ जाते हैं। लक्ष्मी की पवित्र आत्मा की वाणी फिर मुखरित हुई और फिर उसने शुरू किया कि दुनिया के देख गुण देखने के पहले अपनी काया की ओर निहारो। मन मैला तन सुथरो, हुलटी उल्टी जग की रीत। पहले मन को साफ करो, मन पवित्र करो। नहीं, इसलिए वो दुखी होता है, निराश होता है। तुम पंथ पर उदास होकर क्यों बैठते हो, डरते क्यों हो। चलते चलते फगु थका नगर रहो न कोस, बीचे में डेरा परा कहूँ कौनों को दोख। बालदेव को लगता है खुद भारत माता बोल रही हैं, यही रूप है। अच्छा, वो एक तरफ उसका रूप देखता है कि वो गले पड़ रही है, बहुत अकेली महसूस करी इस टाइप। जस्ट उसके बाद देख रहा है एक अलग रूप की, बिल्कुल भारत माता जैसे सामने बैठ गई है। ठीक यही रूप जिसके पैर खून से लथपथ है, जिसके बाल बिखरे हैं। बावन दास कहता था भारत माता जोर बेजार रो रही हैं। नहीं माँ, रो नहीं रही हैं। अब पंथ बता रही है, उचित पंथ पर अनुचित कर्म करने वालों को चेता रही हैं। बावन दास भरम गया है और खुद बालदेव महात्मा जी के पंथ पर निराश और उदास होकर चल रहे हैं। भारत माता की जय, महात्मा जी की जय। भारत माता में महंत रामदास बहुत देर से कनेल गांच की आड़ में खड़े होकर देख सुन रहे थे। ध्यान आसन पर बैठे हुए लक्ष्मी उपदेश दे रही है और बालदेव जी हाथ जोड़े एकटक लक्ष्मी को देख रहे हैं। अचानक बालदेव जी लक्ष्मी के चरण पड़कर हल्ला करने लगे, भारत माता की जय। महंत रामदास पिछवाड़े की ओर भागते हुए चिल्लाते हैं, भंडारी बालदेव पागल हो गए हो। मठ पर तुरंत भीड़ लग गई। डॉक्टर साहब, तहसीलदार साहब, कालीचरण, खिलावन सिंह यादव भी आए हैं। बालदेव की बूढ़ी मौसी बीच बीच में गा गा कर रोने रोने डूबना उतराना की खुरखुर आती है, किंतु एक ही साथ इतने लोग डांट देते हैं कि वो चुप हो जाती है और बारी बारी से सबके मुंह की ओर देखती है। कुछ देर के बाद ही वो फिर शुरू करती है कि बाबू रे, फिर से वो गाती है। डॉक्टर साहब बालदेव की बाह में बराबर की पट्टी बांध कर मुट्ठी से एक छोटे से गेंद को दबाते। ओ, इसी मशीन से तो तहसीलदार की बेटी कमली की भी जांच होती है। बालदेव जी रह कर बाहें ऐंठ कर हाथ छुड़ाकर खड़े होते हैं। आप लोग क्या समझते हैं मैं पागल हो गया हूँ? कभी नहीं, हरगिज़ नहीं। हमको पागल कहते। इस गांव में क्या था, कोई जानता भी था इस गांव का नाम? इसको ऑल इंडिया में मशहूर कौन किया? हमको छोड़ दीजिए, हम महात्मा जी के पंथ से नहीं हट सकते। भीड़ में कोई कहता है मठ पर रहने से गांजा पीने की आदत हो जाती है। कौन कहता हम गांजा पीते? दारू गांजा भांग की दुकान में पिकेटिंग किया है हम, और हम गांजा पिएंगे? छी छी, हम महात्मा जी के पंथ को कभी नहीं छोड़ सकते। साची है महात्मा जी। बालदेव की बुढ़िया मौसी अब नहीं मानती, वह गा गा कर रोती है। डॉक्टर ने तहसीलदार की बेटी कमला की बीमारी को उतार कर बालदेव पर चढ़ा दिया है। ये भले आदमी का काम नहीं। तहसीलदार की बेटी अभी तक कुमारी है। हे भगवान, अब बालदेव का ब्याह नहीं होगा। देवा रे देवा। बालदेव जी लक्ष्मी कहती है चित्त को शांत कीजिए। बालदेव जी लक्ष्मी क्या कह रही है कि चित्त को शांत करिए। ओ लक्ष्मीदासीन साहेब बंदगी ठीक है, कोई बात नहीं। हम पर कभी कभी महात्मा जी का भी होता है। चुन्नी गोसाई को तो रोज भोर को होता है। बालदेव जी चुपचाप बैठे हैं। डॉक्टर साहब, बालदेव जी इधर कई दिनों से बहुत उदास रहा करते थे। रात में नींद नहीं आती, पता नहीं। एक सप्ताह पहले एक दिन बुखार भी था। बुखार यानी उसकी पीली गोली एक ही साथ 7 ठो खा लिए थे। पीली गोली 7 एक बार में। डॉक्टर आश्चर्य से पूछता, ये क्या हुई? जी, बुखार की पीली गोली बांटने के लिए मिली थी ना, उसी में से 7 ठो एक बार खा लिए। एक ही साथ 7 दिनों का खुराक एक ही बार? डॉक्टर ठठाकर हंस पड़े। कितना बढ़िया हिसाब है बालदेव जी का। 10 दिनों तक घोल का शरबत पीजिए, ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं, दवा की गर्मी है। राम कृपाल सिंह कहते हैं, बेदाना अनार संतोला का रस तो ठंडा होता है। तैयारी देवी देवता का सवार होना गर्मी की शांति करेगा। जेल में हम सिर्फ बेदाना संतोला खाकर रहते थे। 2 बेदाना मेरे पास अभी भी है। बालदेव और कालीचरण के बयान पर ही सब कुछ टिका था। जिसको चाहे फंसा दें, चाहे जिसको बचा दे। खुद दरोगा साहब कहते थे कि बालदेव की गवाही की बहुत ज़्यादा कीमत है। खिलावन सिंह यादव आजकल कालीचरण के आगे पीछे घूम रहे, क्योंकि सब ना इसलिए घूमेंगे कोई किसी का दोषारोपण ना हो जाए।
पार्टी ऑफिस के बगल में एक चैखड़ा घर बनवा देंगे। सुनते हैं साथी निवास घर, जैसा घर जिला पार्टी ऑफिस में मीटिंग के लिए वैसा ही कुछ बना देंगे। जोटकी काका ने कालीचरण का हाथ देखा, खूब नक्षत्र बली। कालीचरण राजसभा में जस बेटा बेटी भी धन भी है, मगर एक गरा बड़ा जब्बड़ है। सिंह जी बालदेव जी को बेदाना संतोला खाने के लिए मना रहे हैं। खा लो बालदेव जी, बड़ा पुष्टकारी चीज़ है, दवा की गर्मी दूर हो जाएगी। गवाही ने बालदेव जी की खोई हुई कीमत को फिर बहुत तेजदार कर दिया है। बालदेव जी कहते हैं महात्मा जी का रास्ता हम कभी नहीं छोड़ सकते। झगड़े ही ना जाओ कचहरिया दलदला के ठाट जा। लेकिन बालदेव जी को तो कुछ भी कहना नहीं पड़ेगा। उनसे पूछा जाएगा कि ये दस्खत आपका ही है, ये कहेंगे कि हाँ बस, और कुछ कहना ही नहीं है। दस्खत तो बालदेव जी ने किया था, ये तो झूठ बात नहीं, कालीचरण ने भी किया है। चाहे जैसे भी हो, बालदेव जी को गवाही के लिए राजी करना ही होगा, नहीं तो सारे गांव पर आफत आ जाएगी। कोठारी लक्ष्मी दासीन को तहसीलदार साहब समझा कर गए तो बात बैठ जाएगी। अब देखिए इसके नेक्स्ट पार्ट में शुरुआत हो रहा है, 44वां पार्ट है। इधर कुछ दिनों से डॉक्टर मौसी के यहाँ ज़्यादा देर तक बैठने लगे हैं। डॉक्टर जो थे कुछ दिन से डॉक्टर मौसी के यहाँ ज़्यादा बैठने लगे थे। मौसी के यहाँ जब तक रहते ऐसा लगता मानो वो शीतल छाया के नीचे हो, काम में जी नहीं लगता है। ऐसा लगता है उनका सारा उत्साह स्प्रिट की तरह उड़ गया। क्या होगा मानव कल्याण करके। मान लिया कि उसने कालाजार की एक रामबाण औषधि का अनुसंधान कर भी लिया, अमृत की एक छोटी शीशी उसने हाथ भी लगा ली, किंतु इसके बाद उसका क्या होगा। आखिर 5 आने का एक एम्पुल 50 रुपये तक बिकेगा, यहाँ तक उसकी पहुँच नहीं होगी। यहाँ का आदमी जी कर करेगा क्या। ऐसी ज़िंदगी, पशु से भी सीधे हैं ये लोग। इंसान पशु से भी ज़्यादा खूंखार है, यही इनकी बड़ी कमजोरी है, पेट। मौजूदा सामाजिक न्याय विधान ने इन्हें अपने सैकड़ों बाजू में जकड़कर ऐसा लाचार कर रखा कि ये चू तक नहीं करते, फिर भी ये जीना चाहते हैं। वो इन्हें बचाना चाहता, क्या होगा। तो उसने सोचा कि जिसके लिए मैं आया हूँ, जिस अनुसंधान के लिए आया हूँ, वो अनुसंधान मैं कर भी लूँगा, करके मैं बड़ा नाम भी कमा लूँगा, बहुत पैसा हो जाएगा। पर जो दवा 5 की बजाय 50 का मिलेगा, उसकी तो इनकी औकात भी नहीं खरीदने को है। और फिर ये कालाजार जैसी 1000 बीमारियाँ, इनसे सबसे बड़ी बीमारी तो पेट की बीमारी है कि इनको 2 वक्त का राशन ही नहीं है, 2 वक्त खाने का नहीं है। पेट है जो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, फिर भी ये जीना चाहते हैं। मौसी कहती, बेटा तुम भागवत गीता नहीं पढ़ते। डॉक्टर मौसी की ओर अचकचा कर देखता है। जेल में उसने गीता रहस्य पढ़ने की चेष्टा की थी। ममता भी हमेशा गीता तथा रामकृष्ण कथामृत झोली में लिए फिरती थी, शायद समझती भी हो। ममता ने कई बार कहा भी, फुर्सत के समय गीता जरूर पढ़ो, नहीं समझे कुछ ढूंढो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा वहाँ, गीता पढ़ोगे। डॉक्टर साहब जय हिंद। आओ कालीचरण, क्या हाल है, तुम भी पूर्णिया गए थे ना आज। जी अभी तुरंत आ रहा हूँ। उम्मीद है गांव के सभी लोग छूट जाएंगे, हम लोगों को तो सत्तो बाबू वकील ने जिरा में बहुत तोड़ना चाहा, मगर उनको भी मालूम हो गया बालदेव जी की बात हम नहीं जानते। लेकिन सुना है वो भी खूब डटकर जवाब देने हमसे कहा कि आप पढ़ना लिखना नहीं जानते, आप दस्तखत करना नहीं जानते। मैंने कहा मैं पढ़ना लिखना भी जानता हूँ, दस्तखत भी कर लेता हूँ। दरोगा के सामने भी दस्तखत किया था, आप कहिए तो आपको भी दिखा दूँ। हाकिम ने कहा है कि आप अपना दस्तखत चिन्हिए, हमको भी क्या चश्मा की ज़रूरत है, फटाक से चिन्हिए तो। लेकिन जिस कागज़ पे तुम लोगों ने दस्तखत किया था उसमें क्या लिखा हुआ था। डॉक्टर पूछा, क्या लिखा हुआ था। सो नहीं पढ़ पाया। दरोगा साहब ने तो अंग्रेजी में लिखा था, सरकारी कागज़ पर कोई खिलाफ बात थोड़ी लिखेगा। ओहो, डॉक्टर ठठाकर हंस पड़ते और बालदेव जी ने भी वही कहा होगा। हाँ लेकिन इसमें हंसने की क्या बात है। कालीचरण जरा रूखा होकर कहता है, हाँ भाई हंसने की बात नहीं, बात रोने की है कालीचरण। मुझे तो कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मत समझना कि संथालों की ज़मीन छुड़ा कर ही ज़मीन संतोष कर लेगा। अब गांव के किसानों की बारी आएगी और तुमको तथा बालदेव जी को ही उन्होंने अपना पहला हथियार बनाकर इस्तेमाल किया है। ये रोने की बात नहीं है। डॉक्टर एक ही सांस में सब कह गया। लेकिन आपने भी तो लिख दिया है, मतलब उन्होंने कहा कि आपने भी तो लिख दिया है कि संथालों की मार को देखकर पता चलता है कि किसी ने अपनी जान बचाने के लिए इन पर हमला किया है। कालीचरण तमतमा गया। ये किसने कहा तुमसे। डॉक्टर आश्चर्य से मुँह फाड़ते हुए कहता है, ऐसा कहीं लिखा जाता है। मैंने तो सिर्फ जख्म के बारे में लिखा है, संथाल अथवा गैर संथाल में नहीं जानता। मैं तो रोग और घाव की जाति के बारे में ही जानता हूँ। डॉक्टर उत्तेजित होकर कहता है, काली तुम लोगों का दोष भी तो नहीं दे सकता हूँ। तहसीलदार साहब तो आपको खूब मानते हैं। कालीचरण सीधी बात करना जानता है।
कमली दीदी क्या मतलब? डॉक्टर बीच में ही टोक देता है। क्या कहना चाहते हैं? मौसी कहती कमली दीदी खूब मानती हैं, उसकी माँ भी इज्जत खातिर करती हैं, यही ना? हाँ, कालीचरण को मानो सहारा मिलता है। तो क्या हुआ? तहसीलदार साहब गांव के रईस हैं, मुझसे उम्र में बड़े हैं। कमला की बीमारी के चलते मुझे कुछ ज़्यादा आना जाना पड़ता है। ये मुझे बहुत मानते हैं, मैं उन लोगों का इज्जत भी करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तहसीलदार साहब के अन्याय का भी समर्थन करूँगा अथवा पक्ष लूँगा। कमली बहुत देर तक मौसी की आंगन में खड़ी होकर सुन रही थी। डॉक्टर की अंतिम बातों को सुनकर उसका कलेजा धक धक करने लगा। वो अपने को संभाल नहीं पाई। उस पर घटनाओं की प्रतिक्रिया बड़ी तीव्र गति से हुई। नाटकीय ढंग से वो प्रवेश करती। इसलिए आप आजकल मेरे यहाँ नहीं आते? इसलिए आपने उस दिन कहला भेजा था कि तहसीलदार साहब कमली को पटना ले जाएं, यहाँ इलाज नहीं होगा? क्यों? सभी एक ही साथ चमक उठते। मौसी हंसकर कहती, तू आज लड़ने के लिए कमर कस कर आई है पगली, बैठ। डॉक्टर कमली की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। चेहरा लाल हो गया कमला का, आंखें डबडबाई हुई हैं, गले के पास ही रक्त तीव्र हो गया है। डॉक्टर ने बहुत बड़ा अन्याय किया। रक्त का दबाव जरूर बढ़ गया होगा। कमला की ओठ फड़क रहे, थरथरा रहे, वो रो पड़ती है। मौसी। कमला। डॉक्टर जोर से कहता है, तुमने तो कुछ समझा बूझा नहीं और लगी आकर बरसने। मैं तो कालीचरण को समझा रहा था कि यदि मैं किसी राजनीतिक पार्टी में होता तो ऐसा नहीं करता। डॉक्टर ने वातावरण को हल्का बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अच्छा होता यदि कमला उससे रूठी रहती। इसी दिन के इंतजार में वो था। आज कमला को पूर्ण स्वस्थ बनाया जा सकता था, लेकिन अब वह चूक गया। अब परिणाम के लिए तैयार रहना था। जब तक डॉक्टर बोलता रहा, कमली चुपचाप सुनती रही। अचानक उसके मुखमंडल पे छाए बादल फट गए। एक हल्की मुस्कुराहट उसके होठों पर धीरे धीरे जगने लगी। नाक के बगल की नीली रेखा धीरे धीरे खिल रही थी। पौसी चुपचाप कमली की ओर, कभी डॉक्टर की ओर देखती रही। उसके होठों पर भी मंद मुस्कुराहट थी। प्यारू मेरे यहाँ 2 बार खोज गया, मतलब 2 बार खोज गया। शायद आज भी कोई खरगोश भाग गया है। कमली मौन भंग करती हुई उसकी बोली सहज हो गई। कालीचरण कमली के चेहरे पर कुछ देखकर चमक उठता है। उसे बातें करते कभी कभी मंगला के चेहरे पर भी ऐसे ही भाव आ जाते हैं। इसी तरह तुनक तुनक कर बोलती है। वह डॉक्टर की ओर देखता है, फिर उठ खड़ा होता है। अच्छा तो बैठिए डॉक्टर साहब, हम अभी चलते हैं, फिर कल भेंट होगा। मौसी भी उठकर जाते हुए कहती, तुम लोग चाय तो पियोगे ना? कुछ देर तक दोनों चुप रहते हैं। कमली पास में पड़ी सीकी की बनी हुई फुल डलिया को उठाकर उसकी बनावट देखने लगती है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए पूछते, एक बात पूछूं कमला, बुरा तो नहीं मानोगी? अपने बाप की शिकायत कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। क्यों? कैसे बर्दाश्त कर सकता है कोई? मुझे क्या मालूम, मुझको अपने बाप की याद नहीं। कमली मुस्कुराती जाती कहती, विवाह के गीत में एक जगह शिवजी पार्वती के पिता की टोकरी भर शिकायत करते हैं। एक बेर गेली गौर तोड़े नखैवा, बैठे ले दुलक पुआर कोटों के खिचड़ी रदौल मन राशो। ऐसा करके वो हंसने लगते हैं। दोनों ही एक साथ हंसने पड़ते हैं, मानो पंक्षी का एक जोड़ा हंस रहा हो। नर और नारी की पवित्र अक्षर की रुपैली डोरी लपक रही है और नर आगे बढ़ते नारी को खींच लेते हैं। बड़ी बड़ी मद भरी आंखों की जोड़ी ने मुस्कुराकर पूछा, आप मेरी शिकायत बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं? रोज़ तो कर रहा हूँ। 2 लापरवाह आंखों ने मानो चुटकी ली है। कमली दवा नहीं पीती। कमली रात में देर तक बैठकर पढ़ती है। कमली पगली है, पगली है, कमली तू पगली है, तू मेरी पगली है, पगली। इस तरीके से वो करते हैं। और अदरक मधु जब चाखन कान तोड़ शपथ हम कुछ याद न जान, यहाँ पे होता है। बाकी नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत होती है। तो नेक्स्ट पार्ट जो खंड, अभी ये देखिए खंड 1 के तहत ये पूरा जितना प्रसंग था तो आपने देखा, आई थिंक 43 से शुरू किया मैंने, तो 46-47 जो भी था तो इसमें समाप्त होता। अब जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है ये खंड 2 इसका स्टार्ट हो रहा है। आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।